वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, या हम इनको कह सकते हैं न्यूज़पेपर हाइलाइट्स। हमारा जो मेन फोकस है विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर कि न्यूज़पेपर में जितना भी मेंशन्ड है उसको जो है वो हम कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अगर आप देखोगे डायरेक्ट जो न्यूज़पेपर में टर्म्स जो मेंशन्ड है वही जो है वो अब एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। हमारे करंट अफेयर प्री प्लस मेंस दोनों के लिए अवेलेबल रहेंगे, यानी कि हमारा जो फोकस है वो मेंस के लिए कंटेंट प्रोवाइड करना भी रहेगा, इंपॉर्टेंट डाटा, प्लस साथ में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इवन आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं करंट अफेयर के, जिसमें हमने ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर को अपलोड कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ब्रिक्स नेशंस की। रिसेंटली जो है वो 16th मीटिंग जो है वो रशिया में हुई ब्रिक्स की, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें हाईलाइट किए। इससे पहले वो चाइना के प्रेसिडेंट से भी मिले और उससे पहले रशिया के प्रेसिडेंट से भी मिले। रशिया के प्रेसिडेंट के साथ जब वो मिले तो उन्होंने वहाँ पर बात की कि कोई भी वॉर जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। एट द एंड वॉर जो है वो एक सोल्यूशन नहीं है। डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू जो है वो हम जो है वो एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं जिसमें पीस को प्रमोट किया जा सकता है और साथ में ह्यूमन वैल्यूज़ को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो यानी कि इससे हमें मेंस के लिए कंटेंट मिलता है कि इंडिया जो है वो किसको सपोर्ट करता है, पीस को। इंडिया जो है वो पीस की साइड पे है, ऐसा जो है वो हम मेंस में लिख सकते हैं। जब हम फॉरेन रिलेशन या कोई भी ऐसा कंसेप्ट हमें आता है जो कि फॉरेन रिलेशन से जुड़ा हुआ है, या एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गाज़ा क्राइसिस, या इंडिया अगर हम बात करें इंडिया रशिया के रिलेशंस, या फिर अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन जो अभी वॉर चल रखी है उसके रिगार्डिंग इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें हम जो है वो ये मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो पीस की साइड पे है। तो रिसेंट मीटिंग की हम बात करें तो इसमें ये कहा भी है, सिंपली जो है वो इसको हाईलाइट भी किया है न्यूज़पेपर में कि वी सपोर्ट डायलॉग डिप्लोमेसी एंड नॉट वॉर। हम जो है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं, वॉर को नहीं सपोर्ट करते। तो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स को हम पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले याद रखना कि 16th मीटिंग कहाँ पर हुई है, रशिया में। सेंट्रल थीम जो हमारी ब्रिक्स की रही है वो रही है कि जो डिपेंडेंस या सुप्रीमेसी जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की है उसको कम करना। ब्रिक्स की जो कोर थीम है, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ है उनकी जो सुप्रीमेसी है उसको कम करना और अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जो है वो मेन टारगेट है। रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम। ये स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको भी जो है वो एक तरह से इसके ऊपर रिलायंस रिड्यूस करना और डॉलर के ऊपर भी जो है वो रिलायंस रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल कि अभी अगर हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड की जो है वो हम डॉलर में करते हैं। तो जो ये ब्रिक्स मेंबर्स है इनका जो मेन जो फोकस है वो यही है कि डॉलर में नहीं, हम अपनी लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। ब्रिक्स का जो 2023 का समिट हुआ था, यहाँ पर जो है वो न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। ऑलमोस्ट 6 मेंबर्स को जो है वो इनवाइट किया गया था, जिसमें ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और सऊदी अरबिया, इन सभी ने ज्वाइन कर दिया था, जिसको कहते हैं ब्रिक्स प्लस। ये पूरी यूनिट जो है वो ब्रिक्स प्लस बनेगी और अर्जेंटीना ने जो है वो नहीं ज्वाइन किया है। इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स प्लस के रिगार्डिंग जो मेंस का कंटेंट हमारे काम का आएगा, तो सबसे पहले याद रखना कि ये 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी, और ऑलमोस्ट ग्लोबल साउथ इंक्लूड हो रहा है। और ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो ये जो है वो डेवलपिंग रीजन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, एक डेवलपिंग रीजन है। 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, ये डाटा हमें मेंस में लिखने के लिए काम आएगा। 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, तो ये याद रखना ये चारों के चारों पॉइंट। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ब्रिक्स से लिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स में हम क्लियर कर लेते हैं कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ हैं, और इसके बाद जो है वो न्यू 5 मेंबर्स ऐड हुए। इसमें अर्जेंटीना जो है वो नहीं ऐड होता। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो टर्म जो सबसे पहले यूज़ की गई थी, ये की गई थी जिम ओ नील ने। एक पर्सनैलिटी है जिन्होंने जो है वो ये टर्म सबसे पहले यूज़ की। देन उसके बाद 2009 में जो है वो फर्स्ट समिट जो है वो रशिया में हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो फुल टाइम मेंबर बन गया था। और 2011 में जब वो चाइना में जब समिट हुआ था तो वहाँ पर जो है वो साउथ अफ्रीका ने भी जो है वो एज अ मेंबर जो है वो समिट अटेंड किया था। 2014 में फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन इसको कहा गया है, जब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का ये बैंक है, ये एस्टेब्लिश किया गया।
2021 का जो समिट हुआ था वो भारत में हुआ था, भारत ने उसको होस्ट किया था, और इसको जो है वो वर्चुअल समिट भी कहा गया है कि वर्चुअली जो है वो भारत ने जो है वो समिट को जो है वो होस्ट किया था। 2022 का समिट बीजिंग में हुआ था, 2023 का समिट साउथ अफ्रीका, और अभी 2024 वाला अगर हम समिट की बात करें 16th मीटिंग, तो ये कहाँ पर होने जा रही है, ये हो रही है आपकी रशिया में। ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और जो इसका आंसर है वो है शंघाई, चाइना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काम्बला से रिलेटेड। ये एक जो है वो स्पोर्ट्स इवेंट है, यानी कि फॉक स्पोर्ट है ये। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट ने कहा है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, जो आप मतलब इन्होंने जो हियरिंग है इसके रिगार्डिंग उसको अडजर्न किया है। हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये इवेंट, या ये जो फॉक्स स्पोर्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, तो सबसे पहले याद रखना कि जो तुलु स्पीकर ग्रुप है कर्नाटका में, स्पेशली कोस्टल रीजन में, वहाँ पर जो है वो ये स्पोर्ट्स जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जिसको जो वो बुफेलो रेस भी कहा गया है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो एक बुफेलो रेस इस तरह से, और इसके रिगार्डिंग एक मूवी भी है काम्बला, तो वो उस मूवी से भी हम इसको जो है वो याद कर सकते हैं। सॉरी, काम्बला नहीं, कंतारा। कंतारा जो है वो मूवी भी है, ये उसके रिगार्डिंग जो है वो ये स्पोर्ट्स जो है वो लिंक करता है। देन उसके बाद इससे मिलता जुलता एक स्पोर्ट्स और भी है जो कि आपका कहाँ पर तमिलनाडु में फेमस है, जिसका नाम है जालीकट्टू। जालीकट्टू जो है वो फेमस है तमिलनाडु में, और ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी मंथ में ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल। और कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल। तो हमें यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बैसाखी है, जो नॉर्थ इंडिया में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल है या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड से रिगार्डिंग। तो ये न्यूज़ है, इसको हम मेंस में मेंशन कर सकते हैं, ये डाटा हमें मेंस के लिए काम आएगा, जिसमें ये कहा गया है कि साइबर फ्रॉड की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 0.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो लॉस हो रहा है। मिनिस्ट्री ने जो है वो ये हाईलाइट किया है कि इंडियन जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन है, या जो डाटा है, ऑलमोस्ट साइबर जो जितना फायर फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें हमारा 0.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो जा रहा है। रीजंस क्या है, क्यों साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और क्यों इतना जो है वो हमारा जो है वो अमाउंट जो है वो लॉस हो रहा है। तो उसमें सबसे पहला है कि रैपिड डिजिटलाइजेशन हो रही है। लार्ज इंटरनेट यूज़र बेस, हमारे पास एक मैसिव जो है वो इंटरनेट यूज़र बेस है, जिससे जो वनरेबिलिटी के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और लो डिजिटल लिटरेसी, ये दोनों फैक्टर अगर डिजिटली एम्पावर्ड है, डिजिटली लिटरेट है तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी प्रॉपर नहीं है तो ये दोनों चैलेंजिंग हो जाएंगे। तो ये पॉइंट हम इसके साथ लिंक करके मेंशन कर सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पेमेंट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़, कि अभी हमें पूरी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो जिसकी वजह से पेमेंट सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ में भी जो है वो हम काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या रहता है, क्या क्या इफेक्ट, एक तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि 0.7% जीडीपी का जो है वो अमाउंट चला जा रहा है। फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, क्योंकि वो पैसा जो यहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है अर्बन नक्सलिज्म या फिर अदर टेरर फंडिंग में, या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में, या कोई जो है वो आर्म्स वगैरह खरीदने के लिए, या फिर ड्रग्स भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। डाटा ब्रीचेस, प्रिवेसी कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक्सपेंशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ जैसा कि अर्बन नक्सलिज्म। अब अर्बन नक्सलिज्म अगर आप मेंशन करते हो तो इससे जो है वो हमें एक अच्छा नंबर मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो साइबर फ्रॉड्स है ये रूरल एरिया से कनेक्टेड है, लेकिन ये रूरल एरियाज में शिकार कर रहे हैं। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये साइबर क्राइम्स है ये साउथ इंडिया से जो है वो ज़्यादा ऑपरेट किया जाते हैं, ऐसा भी जो है वो एक रिपोर्ट में कहा गया है। देन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर आता है बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है विद रिस्पेक्ट टू द साइबर क्राइम्स। देन भारत सरकार के इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो आईटी एक्ट 2000 जो है वो सरकार लेकर आई थी। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो हिमाचल भारत सरकार ने बनाया। साइबर स्वच्छता केंद्रास जो है वो बनाए हैं। भारत
नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2023, हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको स्टेट लेवल, अगर आपकी स्टेट का कोई इनिशिएटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली ये कहा गया है 1200 जो है वो कॉन्स्टेबल्स की जो है वो भर्ती की जाएगी, जिसमें जो मेन टारगेट है वो ये है कि एक तो हम जो है वो ड्रग्स को कंट्रोल करेंगे और साथ साथ में जो है वो साइबर क्राइम को भी एड्रेस करेंगे। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं अगर हम किसी स्टेट के एग्जाम को लिख रहे हैं। देन वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो डाटा लोकलाइजेशन पहला जो है वो हमारा सजेशन हो सकता है। अवेयरनेस दूसरा सजेशन हो सकता है। एजुकेशन, स्पेशली डिजिटल एजुकेशन को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्लस साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पेमेंट सिस्टम, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम इसमें जो है वो वे फॉरवर्ड की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया जो है वो, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में बनी है कि इंडिया क्लोज टू फाइनलाइजिंग इंडस्ट्री कार्बन टारगेट अहेड ऑफ द सीओपी मीट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीओपी मीट, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग। किसकी मीटिंग हो रही है यहाँ पर? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की मीटिंग जो है वो अभी COP29 कहाँ पर होने जा रही है? अजरबैजान बाकू में। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएनएफसीसी, और डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि साइन किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट। इसको रियो अर्थ समिट को अर्थ पार्लियामेंट भी कहा गया है। 1972 का जो इवेंट हुआ था, जिसमें जो है वो उसके बाद जो है वो सेकंड 20 साल बाद जो है वो ये इवेंट हुआ, रियो अर्थ समिट साइन हुआ था 1992 में और केम इन टू फोर्स अगर हम बात करें या इम्प्लीमेंट किया गया इसको 1994 में। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें इसका, तो बॉन जर्मनी में है। ये एक नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क यूएनएफसीसी के अंडर हो रहा है ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। COP25 जो है वो स्पेन में हुई थी। COP26 आपकी ग्लासगो यूके में हुई थी। COP27 शाम ए शेख इजिप्ट में। COP28 UAE में हुई थी। और COP29 कहाँ पर होने जा रही है? अजरबैजान बाकू में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है, कौन सा इवेंट हो चुका है इस तरह से। तो हम इनको लर्न कर सकते हैं एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्टैटिक करंट अफेयर का पार्ट भी ये बन जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है करंट टॉपिक, और ये बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है, स्टबल बर्निंग। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि स्टबल बर्निंग गोज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ इन पोल्यूशन फ्री स्पेस। दैट मीन्स, और राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं लिंक करता है आर्टिकल 21 के साथ, और आर्टिकल 21 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। तो स्टबल बर्निंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स का भी। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि स्टबल बर्निंग डायरेक्टली लिंक करता है दिल्ली एयर पोल्यूशन के साथ। स्टबल मतलब जो क्रॉप को फाइनली जो है वो उसके बाद जो क्रॉप के रिमेन्स बच जाते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज जिसको हम कहें। तो ये जो मेथड है, मतलब सिंपली अगर हम समझे कि सितंबर और नवंबर के मंथ में क्या होता है कि जो पैडी जो क्रॉप है उसके जो रेजिड्यू रिमेन बचते हैं उसको जो है वो रिमूव करना होता है खेत से। तो जो खेत से रिमूव करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड फॉलो किया जाता है वो होता है आपका आग, कि उनको आग लगा दो, दैट इज़ फायर। अब कहीं आग लगेगी तो धुआं तो ज़रूर उठेगा। तो वो धुएं की वजह से जो है वो दिल्ली वाली साइड, क्योंकि प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन में वो जाके धुआं भर जाएगा, फिर वहाँ पर वो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली स्टबल बर्निंग। दिल्ली का जो व्हीकल वाला जो पोल्यूशन है, व्हीकल एमिशन है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस जो दिल्ली के अराउंड में जो गार्बेज है, फॉर एग्जांपल लाइक यमुना रिवर के अराउंड पे जो गार्बेज है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर स्टबल को एड्रेस करने के लिए जो मेन कॉमन मेथड है दैट इज़ फायर। इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं? पोल्यूशन एमिट हो रहा है, जैसे कि CH4 मीथेन, CO2, और ये दोनों की दोनों GHG है, ग्रीन हाउस गैसेज है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेज के लिए। इससे क्या हो रहा है कि सॉइल के न्यूट्रेंट भी जो है वो हम आग लगाते हैं, जब जलाते हैं उसको, तो सॉइल के न्यूट्रेंट पर भी जो है वो असर पड़ता है। हीट पेनिट्रेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल लाइक अर्बन हीट, जैसे वो धुआं भर जाता है तो उससे अलग सा जो है वो गर्मी ह्यूमस रहती है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अर्बन हीट वाला कंसेप्ट आ रहा है। साथ में एयरबोर्न डिजीज़ भी जो है वो इसे स्प्रेड हो रही है। सुजेशंस क्या है? एज अ ब्यूरोक्रेट जब भी हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं या हमारे पास कोई चैलेंज आता है तो हमारे पास उसके सोल्यूशन होने चाहिए। तो एग्जामिनर को भी यहाँ पर जो है वो एक टॉपिक है स्टबल बर्निंग, तो उसके सोल्यूशन चाहिए। तो हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रूबो हैप्पी सीडर मशीन, ये एक ऐसी मशीन है जो कि जो रिमेन है, रेजिड्यू है, उसको भी साथ में निकाल देगी और उसको सेपरेट कर देगी। तो ये मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मशीन कॉस्टली है, तो ये इसका एक चैलेंज है।
जो आपका स्मॉल एंड मीडियम फार्मर है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो इसको जो है वो नहीं खरीद सकता, परचेज नहीं कर सकता, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, तो ये एक चैलेंज है। यूज़ ऑफ स्टबल एज रॉ मटेरियल, कि जो स्टबल जो खेत में छूट जाता है उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। रिसाइकल पॉलिसी को हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और यूज़ एज मैन्योर, प्लस साथ में बायो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी जो है वो स्टबल का यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं जो हम एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर अफोर्ड है कि अफोर्ड ऑफ यू, मतलब जो है वो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकता। देन उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोन दाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में जो है वो स्टॉर्म्स ओरिजिनेट हुई, देन उसके बाद जो है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये दो स्टेट्स की तरफ जो है वो ये स्टॉर्म्स जो है वो आ गई हैं और चैलेंज। इवन उड़ीसा में जो है वो साइक्लोन्स को गेस्ट भी कहा गया है। वहाँ पर हर टाइम जो है वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो सीजनल में जो है वो साइक्लोन्स देखने को ही मिलेंगे। बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ, इसका नाम दिया है कतर ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नाम किसने दिया है, तो हमें याद रखना है कि कतर ने जो है वो नाम दिया है। रिसेंट साइक्लोन्स जो अभी न्यूज़ में आए हैं, तो रेमल जिसका नाम दिया था ओमान ने, मतलब ओमान ने जो है वो रेमल का नाम रखा, ये बे ऑफ बंगाल में। असना की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने नाम रखा था, और ये अरेबियन सी। और साइक्लोन असना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुजरात अर्बन फ्लड्स। जो गुजरात में जो अर्बन फ्लड्स हुए हैं उसके लिए जो है वो आपका साइक्लोन जो है वो असना रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद ये एडिटोरियल है, और एडिटोरियल से किस तरह से हम इंपॉर्टेंट कंटेंट निकाल सकते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। मणिपुर क्राइसिस से रिलेटेड जो है वो ये एडिटोरियल था। तो इसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात की गई है आर्टिकल 355 की, यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि इट बिकम सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट स्टेट। दो कंडीशंस में, सबसे पहला कि कोई एक्सटर्नल अग्रेशन होता है या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती है, तो उस केस में जो है वो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर आर्टिकल 355। देन उसके बाद जो हम इस एडिटोरियल में बात की गई है, एक तो सिक्किम की बात की गई है और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, यानी कि पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 371। 371 से लेकर 371 जे तक ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 371 में जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात से स्पेशल प्रोविज़न है। 371 ए में अगर हम बात करें तो नागालैंड, बी में अगर हम बात करें तो आसाम, इसको हम बी ए से याद कर सकते हैं। और ए एन से जो है वो हम एन से जो है वो हम 371 ए को ऐड कर याद कर सकते हैं। सी एम से जो है वो मणिपुर को याद कर सकते हैं। डी से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो हमें याद रखना पड़ेगा। ई में अगर हम बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। एफ से अगर हम बात करें तो सिक्किम, इसको हम एफ एस से भी याद कर सकते हैं। जी से अगर हम बात करें तो मिजोरम, जी एम। एच से अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, इसको हा से याद कर सकते हैं कि हाँ। आई से अगर हम बात करें तो गोवा, आई जी। और जे से अगर हम बात करें तो कर्नाटका। तो ये ट्रिक भी हो गई साथ में, और इनको लर्न कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए। देन उसके बाद अदर शेड्यूल्स आ जाते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट, तो 5 और 6 शेड्यूल, जिसमें फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 स्टेट्स है। यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, 20 मेंबर्स होते हैं उसमें। और 6 शेड्यूल में अगर हम बात करें तो 4 स्टेट्स है। उन 4 स्टेट्स के नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जिसमें आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है या ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होती है, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड एंड 4 जो है वो नॉमिनेटेड। सिक्किम के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें सिक्किम के बारे में कहा गया है कि सिक्किम पहले जो है वो, जो हमें पॉइंट याद रखने हैं प्री के लिए, 35th अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें जो है वो सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट बना था। और 36 तो जो है वो फुल फ्लेज स्टेट, ये 1976 में हो रखी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो हम लर्न कर सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। देन उसके बाद है राइज मिशन। राइज मिशन जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है वो है कि सर्कुलर इकोनॉमी इन स्पेस। स्पेस की यहाँ पर बात की जा रही है कि स्पेस में भी हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। अब सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या है कि कोई ऑर्बिटर जो है, कोई स्पेस क्राफ्ट हमने यूज़ किया, फिर उसको रिसाइकल हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो लिंक करता है सर्कुलर इकोनॉमी के साथ, ताकि खर्चा बचे और डेबरी को भी रिमूव किया जा सके। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिमूव डेबरी इन ऑर्बिट सर्विसिंग यूरोपियन, ये सर्विसिंग से तक याद रखना। और ये क्या है, यूरोपियन यूनियन का मिशन है, और यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2028 तक जो है वो हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे। ये एक स्टेप है, स्टेप टुवर्ड सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें फोकस किया जा रहा है रिफ्यूलिंग की तरफ,
रिफरिशमेंट की तरफ और असेंबलिंग इन ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन। फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर इम्पावर्ड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक सबमरीन, सॉरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन फोर्थ है ये। और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया S4। अभी इसको रिसेंटली पानी में लॉन्च किया गया। 75% जो है वो ये इंडिजीनियस है। INS अरिहंत एंड INS अरिहंत एंड INS अरिघात जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और ये दोनों भी क्या है जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल वाटर अवार्ड। ये रिसेंटली जो है वो प्रेजेंट किए हैं। 5th नेशनल वाटर अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली में। नोडल मिनिस्ट्री अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बेस्ट स्टेट जो है वो इसमें उड़ीसा है, और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की अगर हम बात करें तो वो है सूरत। नेक्स्ट उसके बाद है PM यशस्वी स्कीम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम। ये जो है वो टारगेट अगर हम बात करें यशस्वी स्कीम का फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ये याद रखना कि साथ में वाइब्रेंट इंडिया भी जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिसेंटली जो है वो इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये स्कीम को रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया। ये स्कीम जो है वो एक कॉम्प्रहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम है, जिसका टारगेट क्या है, अपलिफ्ट करना स्टूडेंट्स को फ्रॉम OBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डीनोटिफाइड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं इन सेक्शन से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, जो क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं, इनके लिए जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जिसमें स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में ये है कि याद रखना है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि उसमें डिपार्टमेंट जो आपका आ रहा है इनका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ान स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। उड़ान स्कीम अगर आपको मेंस में लिखने के लिए याद रह जाती है तो इससे बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये स्कीम जो है वो 2016 में लॉन्च की गई थी और 16 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी। 10 साल के लिए स्कीम थी। रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 10 ईयर्स का एक्सटेंशन जो है वो और इस स्कीम को मिल गया है। अब ये स्कीम जो है वो 10 साल और चलेगी। स्कीम का जो मेन फोकस है वो है रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर भी जो है वो बाय एयर या थ्रू एयर जो है वो कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो है वो ये स्कीम है। इसको लॉन्च जो है वो 16 अक्टूबर 2016 में किया गया था। देन उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, और हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी जो है वो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज वीर गार्डियन ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। तो एक कंट्री का नाम तो यहाँ पर मेंशन है इंडिया, तो दूसरी कंट्री का नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में थी, इसको किसने रिलीज़ किया है। आपके ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर है IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लस साथ में इनके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।